Hello students, welcome all of you in today's वीडियो लेक्चर। आज इस टॉपिक में हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, और इस टॉपिक के अंदर हम बाल्कन रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन बाल्कन्स। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है, जैसे टॉपिक में पहली स्लाइड में लिखा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये क्या है? तो नेशनलिज्म को डिफरेंट जो टॉपिक हैं, डिफरेंट जो वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक आपको शेयर किए गए हैं आपके साथ, नेशनलिज्म के ऊपर काफ़ी कुछ उनमें बताया गया है। नेशनलिज्म क्या है कि यूरोप के अंदर एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ पर जो नेशनलिज्म है उसका राइज हुआ, जिसके कारण यूरोप के कई देशों का यूनिफिकेशन हुआ और उन्होंने अपनी शेप को बदला। जैसे जर्मनी, इटली या ब्रिटेन, इनके बारे में हमने इन चैप्टर्स में समझा है। तो ये नेशनलिज्म के कारण ही पॉसिबल हुआ कि जो यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का, इटली का और जर्मनी का, और जिसके कारण ये तीनों देश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा। वहाँ भी जो वहाँ के किंग थे, जो वहाँ पर प्रॉपर जो है रूल नहीं कर रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ भी नेशनलिज्म से प्रेरित थी। उसके बाद जब वहाँ पर नेपोलियन का राइज होता है, तो नेपोलियन को जो सपोर्ट मिलती है वो भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के कारण मिलती है। तो नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश से प्रेम की भावना। लेकिन नेशनलिज्म के कारण एक देश का संगठन तो होता है, लेकिन नेशनलिज्म जब बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, बहुत हदें पार कर जाता है, और लोग अपने देश के बारे में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसके साथ ही दूसरे देशों को वो अपने से हीन समझने लग जाते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि उनका ये राइट है कि वो उन दूसरे देशों में कब्जा करना शुरू कर दें। और जब वो देश बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर उन कमज़ोर देशों पे कब्जा करना शुरू कर देता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म क्या है? जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री बन गया था, और उसके बाद पावरफुल होने के बाद जो ब्रिटेन है उसने दूसरे देशों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ तो उस वक्त वहाँ पर नेशनलिज्म प्रोसेस चल रही थी। लेकिन जब ब्रिटेन ने दूसरे देशों पे कंट्रोल किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया, यूएसए पे कब्जा कर लिया, अफ्रीका और एशिया के कई देशों पे इंक्लूडिंग इंडिया जो कब्जा किया ब्रिटेन ने, वो जो प्रोसेस थी वो थी इम्पीरियलिज्म। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो इम्पीरियलिज्म है वो नेशनलिज्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो इसको हम और आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इम्पीरियलिज्म इन द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पीरियलिज्म। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में जो नेशनलिज्म था वो इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। यानी कि नेशनलिज्म जो है वो जो राष्ट्रवाद जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं वो अति राष्ट्रवाद होता चला गया, और नेशन इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्हें अब ये लगने लगा कि वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपने से कमज़ोर देशों पे अपना पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक कंट्रोल कर सकते हैं, और ये उन्होंने किया भी। तो ऐसी इस प्रोसेस को इम्पीरियलिज्म कहा गया। जैसे कि यहाँ ग्लोब दिया गया है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने की सोची। द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग ए कंट्रीज पावर बाय द यूज़ ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। तो ये जो पॉलिसी थी एक देश की कि वो दूसरे देशों पे अपनी मिलिट्री के द्वारा, अपनी आर्मी पावर के द्वारा या दूसरे तरीक़ों के द्वारा, वो उनकी नेवल फोर्स है, नेवल पावर है, ट्रेड है या इकोनॉमिक पावर है, जो दूसरे अदर मीन्स हैं, उनके द्वारा जो दूसरे देशों पे कंट्रोल किया कुछ देशों ने, उसे इम्पीरियलिज्म कहा गया। तो ये जो इम्पीरियलिज्म है क्लियर हो गया होगा आपको कि एक देश का दूसरे देशों के ऊपर जो कंट्रोल करने की जो प्रोसेस थी उसे इम्पीरियलिज्म कहा गया। और इसके एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो इंग्लैंड ने भारत पे कंट्रोल किया, या फ्रांस ने अफ्रीका के कई देशों पे कंट्रोल किया,
ऐसे ही पोलैंड ने कंट्रोल किया, दूसरे देशों पे रशिया ने भी किया, जर्मनी ने भी किया, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए होड़ मच गई। और ये जो इम्पीरियलिज़म था, इसके कारण बहुत से देश गुलाम हुए, और इन गुलाम देशों को कॉलोनी कहा जाता था। जैसे एक देश होता था जो दूसरे देश को कंट्रोल करता था, जैसे ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल किया हुआ था और इकोनॉमिक कंट्रोल भी था, तो जो भारत था वो ब्रिटेन की उस वक्त एक कॉलोनी हुआ करता था, उसे कॉलोनी कहा जाता था। और इस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म भी कहा गया, कॉलोनियलिज्म, कि दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाने की प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में एक जिक्र आता है बाल्कन रीजन का। अब ये बाल्कन रीजन क्या है? बाल्कन रीजन क्या है? जैसे कि ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ये यूरोप का मैप है, पूरा यूरोप इस मैप में है। और इस यूरोप के अंदर जो ये साउथर्न यूरोप के साउथ ईस्ट साइड में जो यूरोप के जो ये पिंक कलर का एरिया है, ये बाल्कन रीजन है। इसमें कई सारे देश आते हैं, और ये जो था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। यानी कि ये अब आज के टाइम में कई सारे देश हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि ये कौन कौन से देश हैं। इनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का पॉलिटिकल कंट्रोल था। ये देख दिया गया है यहाँ पे पिंक कलर, ऑटोमन एम्पायर। ये जो नीचे की तरफ ऑटोमन एम्पायर जहाँ लिखा है, ये रियल में ऑटोमन एम्पायर था, एक मुस्लिम साम्राज्य होता था। और ये जो पिंक कलर है जिसमें ऑटोमन एम्पायर नहीं लिखा गया है, इटली के जो पास है, इसे ये बाल्कन रीजन था जो ऑटोमन एम्पायर का गुलाम हुआ करता था। इस मैप के द्वारा हम लोकेशन देख सकते हैं ऑटोमन ये बाल्कन रीजन की। ये मेडिटेरेनियन सी से के नॉर्थ में, इटली के ईस्ट में, पोलैंड के साउथ में है, और एशिया के वेस्ट में ये एरिया पड़ता है। यानी कि यूरोप का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर जब भी हम यूरोप का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में नाम आते हैं जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली वगैरह वगैरह, फ्रांस। लेकिन ये भी एरिया जो है ये भी यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा उनके कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर एरिया है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो इसलिए इन देशों का थोड़ा कम जिक्र यूरोप में होता है। ये यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं: मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जोगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, टर्की एंड लास्ट में ग्रीस। अब देखो, ग्रीस वो देश है, जैसे कि पहले भी एक इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बन चुका है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर एक वीडियो है जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट के लिए प्रयास किया और ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को फ्री कराने की कोशिश की। और फ्री कराते वक्त क्या होता है कि अब ये फ्री कैसे हुए कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो एक मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था जिसने इस एरिया पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन बाद में जो सक्सेसर हुए उस एम्पायर में, जो राजा हुए, वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकते। तो ये जो अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ इस एरिया में रहती थी। और सबसे पहले ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ग्रीस को फ्री घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरे देश थे उन्होंने भी अपने आप को फ्री कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी या आंदोलन किए या अपने आप को पॉलिटिकली फ्री घोषित कर दिया। जैसे कि जो सेंट्रल पावर थी वो कमज़ोर हो गई और फिर इनके बीच में भी आपस में लड़ाई छिड़ गई कि जो बॉर्डर्स हैं उसको डिसाइड करने को लेके हर एक देश चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे उसका कंट्रोल हो और वो एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर करने लगा। तो टेरिटरी के लिए मारामारी इस एरिया में हो गई। तो जो अलग अलग जो ये कंट्रीज़ जिन स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, नाम दिख रहे हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में भी आपस में युद्ध छिड़ गया, जिसे नेशनलिस्ट टेंशंस इन दी जो बाल्कन रीजन कहा जाता है। ये जितना पिंक कलर है बाल्कन रीजन है। तो बाल्कन रीजन में अपने अपने देश के लिए नेशनलिज्म था और दूसरे देशों के लिए इम्पीरियलिज्म था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेशनलिज्म है वो अपने देश के लिए रिस्पेक्ट और प्रेम की भावना है, और जब वो अति नेशनलिज्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म हो जाता है और दूसरे देशों के नेशनलिज्म की रिस्पेक्ट करनी ये कंट्री छोड़ देती है, तो वो इम्पीरियलिज्म हो जाता है। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पे कंट्रोल किया, तो जब तक वो ब्रिटेन को उस ग्रेट कह रहे थे, ब्रिटेन को यूनिफाई कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट दे रहे थे, तो वो वहाँ नेशनलिज्म था। लेकिन जब उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल किया और
अपनी जो सुपैरिटी है वो इंडिया पे थोपने की कोशिश की, तो वो उनके इंडिया के लिए वो इम्पीरियलिज्म हो गया। तो ऐसे ही इन कंट्रीज़ ने भी एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यूरोप के पावरफुल देश हैं वो इस एरिया में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। वो किसी एक देश को सपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें एंट्री मिल जाए इस रीजन में, और फिर वो यहाँ की पॉलिटिकली यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी कंट्री पे कंट्रोल कर लें और उसको अपनी कॉलोनी बना लें। और जब पावरफुल कंट्रीज़ इसमें इंटरफेयर करती हैं तो वो जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी राइवलरी का कारण बनता है, और वो राइवलरी एट द एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बनती है, जो 1914 से 1918 तक चला। और इस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद ही इस एरिया का जो है फैसला हुआ, और बाद में कई सारे नए देश वर्ल्ड मैप पे उभर के आते हैं। अब इम्पीरियलिज्म को समझने के लिए यहाँ पर मैंने बार बार जिक्र किया है, ब्रिटेन का जिक्र किया है, इंडिया का जिक्र इसमें कई बार आया है, जबकि ये बाल्कन रीजन पे था वीडियो और यूरोप के बारे में था। तो यहाँ पर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि ये जो एरिया है ये यूरोप के अंदर जो है ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन इस छोटे से देश ने देखो वर्ल्ड के कितने सारे देशों पे कंट्रोल किया है। जितना भी ये रेड कलर वर्ल्ड मैप में जहाँ जहाँ भी दिखाया गया है ये वो एरियाज़ हैं जिस पे कभी ग्रेट ब्रिटेन का पॉलिटिकल कंट्रोल होता था, जिसमें हमारा भारत देश भी है। और फिर जो है इसी प्रोसेस को इम्पीरियलिज्म कहा गया। ये इम्पीरियलिज्म को समझाने के लिए बहुत ही आसान एक स्लाइड है कि ब्रिटेन का जब यूनिफिकेशन, जैसे आप पढ़ते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें ब्रिटेन के अंदर जो नेशनलिज्म प्रोसेस है उसके बारे में था। लेकिन जब ब्रिटेन का नेशनलिज्म हावी हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि हम तो बहुत पावरफुल हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाती है, वो इकोनॉमिकली और डिफेंस सेक्टर में जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो वो दूसरे देशों पे अपना इकोनॉमिक और बाद में पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और उस प्रोसेस को इम्पीरियलिज्म कहा गया। जो ब्रिटेन है उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को दूसरे देशों में फैलाया, और ये भी बताया कि उनका कल्चर दूसरे देशों से ज़्यादा महान है, वो ज़्यादा ग्रेट हैं दूसरों से, तो उनका देश महान है और बाकी देश उनके गुलाम हैं। तो ये जो प्रोसेस थी उनकी, ये इम्पीरियलिज्म थी। तो ये बाकी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर दी गई है। अब इम्पीरियलिज्म के बाद क्या होता है, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। एंटी इम्पीरियल जो इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि एंटी इम्पीरियल मूवमेंट कहाँ शुरू हुए। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट उन देशों में शुरू हुए जो इम्पीरियलिज्म का शिकार हुए थे, जो इन पावरफुल कंट्रीज़ जो यूरोप की थी उनके गुलाम थे। तो वहाँ पर उस गुलामी के खिलाफ जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसे एंटी इम्पीरियल मूवमेंट कहा गया। जैसे भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है, जो ब्रिटेन के खिलाफ भारत ने लड़ी, वो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट थी। यानी कि ब्रिटेन ने, जैसे कि पहले नेशनलिज्म से स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन ने अपने आप को पावरफुल बनाया, अपने आप को यूनाइट किया, वो था नेशनलिज्म। फिर ब्रिटेन ने जब दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को दूसरे देशों में फैलाना शुरू कर दिया, वो था इम्पीरियलिज्म। अब वो जो देश थे वो कॉलोनी थे। अब उन कॉलोनीज़ ने जब अपने फ्रीडम के लिए, अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए और अपनी आत्मसम्मान की भावना को बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, जो कोशिश की, जो लड़ाई लड़ी, जो मूवमेंट चलाया, उसे एंटी इम्पीरियल मूवमेंट कहा गया। जिसके बाद कुछ स्ट्रगल हुई, कई इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट बने और कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के द्वारा उन्होंने इम्पीरियलिज्म से अपने आप को का सामना किया और अपने आप को बचाया। और इस तरह से वर्ल्ड में बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो नेशन थे वो एस्टाब्लिश हुए। और लेकिन फिर भी बहुत से देश ऐसे थे जो पावरफुल, नए नए पावरफुल कंट्रीज़ बन रही थी, वो जो दूसरे देशों पे कब्जा करने की होड़ कर रही थी। और इसी होड़ के कारण पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो लगभग 4-5 साल चला, 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इसके दौरान बहुत से लोग मारे गए,
और इस युद्ध में वर्ल्ड के सभी पावरफुल देश शामिल थे, तो इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से समझौते हुए, उनके कारण पावरफुल कंट्रीज़ में आपसी राइवलरी पैदा हुई, जिसके कारण 1939 से 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, 5-6 साल युद्ध लड़ने के बाद ये इतने कमज़ोर हो गए कि अब ये जो पावरफुल देश हैं, ये किसी दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना के रख पाने में समर्थ नहीं थे। और इसके साथ साथ उन देशों में एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो चुका था। अब उन देशों को गुलाम बना के रखना पॉसिबल भी नहीं था। तो बहुत सारे देश फ्री हुए, कॉलोनियलिज्म से, इंपीरियलिज्म से फ्री हुए। और उसके बाद वर्ल्ड मैप में बहुत से नए इंडिपेंडेंट नेशन देखने को मिले, और जितने नेशन पहले नहीं थे उससे डबल नेशन उसके बाद बन गए। और आज दुनिया में बहुत से देश हैं जो इंपीरियलिज्म से आज़ाद होके या कॉलोनियलिज्म से आज़ाद होके बने। और ऐसे ही बाल्कन रीजन के जो ये देश अब पिछली स्लाइड में आपको दिखाए गए थे कुछ स्लाइडों पहले, वो जो थे उनका भी निर्माण हुआ। और इस तरह से इंपीरियलिज्म से वर्ल्ड को आज़ादी मिली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।